हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। बच्चों, संज्ञा को समझने के लिए हम चित्रों का माध्यम लेते हैं। पहला चित्र हमारे सामने है। इसमें क्या वाक्य है? रोमा साइकिल से स्कूल जाती है। और दूसरा चित्र, तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उसे प्यास लग रही थी। तो बच्चों, इन वाक्यों में चित्रों के साथ दिए गए रंगीन शब्द किसी ना किसी के नाम, स्थान, वस्तु व भाव का बोध करा रहे हैं। इन वाक्यों में रोमी एक लड़की का नाम, कौवा एक प्राणी का नाम है, साइकिल पेड़ वस्तुओं के नाम है, प्यास एक भाव का है नाम, स्कूल और तालाब स्थानों के नाम है। तो बच्चों, इस प्रकार रोमी लड़की व्यक्ति का, कौवा एक पक्षी का अर्थात प्राणी का, और साइकिल व पेड़ वस्तुओं के, तालाब और स्कूल स्थानों के, व कौवे का प्यासा होना एक भाव का बोध करा रहे हैं। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। लेकिन एक बार हम संज्ञा की परिभाषा फिर से समझ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा के भेद भी जान लें। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके इन भेदों को समझते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमिताभ, अजय, बिल क्लिंटन, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मेरी माताजी प्रतिदिन गीता का पाठ करती है। मेरा विद्यालय द्वारिका में स्थित है। तो इसमें गीता और द्वारिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। बच्चा, जानवर, नदी, बाजार, अध्यापक, गली, पहाड़, स्कूटर, खिड़की आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे 2 वाक्य हमारे सामने। खिड़की खुली है, 7वीं कक्षा में अध्यापक नहीं है। इसमें खिड़की और अध्यापक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अर्थात जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इसमें बुढ़ापे और गरीबी ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अर्थात भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 भेद और स्वीकृत कर लिए गए हैं, यानी अपना लिए गए हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है इसे जान लेते हैं। चांदी, दाल, सोना, तांबा, पीतल, तेल, घी आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ द्रव्य तथा धातु हैं। ये गणनीय नहीं होते। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे दाल में बहुत तेल पड़ा है, ज़्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है। तेल और घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, यानी द्रव और पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा।
परिवार, सेना, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग, विद्यार्थियों के एक समूह को हम क्या बोल देते हैं? छात्र वर्ग। मंत्रीगण यानी कि सारे मंत्रियों को क्या बोलेंगे? मंत्रीगण। दो वाक्य और हमारे सामने, जैसे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। इसमें परिवार क्या है? समूहवाचक। अध्यक्ष महोदय को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया। गुच्छा एक समूहवाचक शब्द है। अब इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं, इन्हें भी जानना जरूरी है, तो वो भी समझ लें। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय यानी जिन्हें गिना ना जा सके होती हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं यानी गिनी जा सकती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं है। आज के पुरुष प्रधान समाज में झांसी की रानी की बहुत आवश्यकता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराइयां मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। चलिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है इसको जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। दानव जातिवाचक संज्ञा बन गया भाववाचक संज्ञा कैसे? दानवता व्यक्ति से व्यक्तित्व, मानव मानवता, शिशु शिशुत्व या शैशव, सज्जन सज्जनता, भक्त भक्ति, मित्र मित्रता, संस्कृति संस्कार, भातृ भातृत्व, हिंदू हिंदुत्व। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना समझते हैं। स्व स्वत, निज निजत, मम ममता या ममत, अपना अपनापन या अपनत्व, पराया से परायापन, अहम अहंकार, सर्वम सर्वस्व, आप आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। मीठा मिठास, कड़वा कड़वाहट कड़वापन, पंडित पांडित्य, प्यासा प्यास, सफेद सफेदी, कठोर कठोरता, आलसी आलस्य, कुशल कुशलता, नम्र नम्रता। सरल से सरलता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। हारना हार, धोना धुलाई, जीतना जीत, कमाना कमाई, चलना चाल, बचाना बचाव, उतरना उतराई, मिलाना मिलावट। अब अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। जैसे समीप समीपता, सामीप्य, निकट निकटता, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता। आइए बच्चों इस पाठ को हम एक बार दोहरा लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम के बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः अगणनीय होती हैं, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं यानी गिनी जा सकती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव से बनती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।